नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 6 शब्द शक्ति का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति का अध्ययन कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपको वे शब्द शक्तियाँ अवश्य समझ में आ गई होंगी। अब पढ़ते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है न लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी कोई वाक्य या कोई शब्द जिसका अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता है, यानी न तो उसका साधारण या लोक प्रचलित अर्थ सही बैठता है, और न हम लक्षणा से अगर खोजना चाहें तो भी कोई लक्षणा से अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन कोई और ही अर्थ प्रकट होता है, कोई तीसरा ही अर्थ, नया ही अर्थ, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। यानी व्यंजना का क्या अर्थ हुआ? किसी शब्द का अर्थ मतलब उसमें जैसे कोई रहस्य छुपा उसे खोलना, उस अर्थ को स्पष्ट करना या उस अर्थ को विकसित करना। अतः विकसित हम अपनी कल्पना से कर सकते हैं, है ना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यानी उस शब्द में कोई न कोई अन्य ही अर्थ छुपा हुआ होता है, नया ही अर्थ छुपा हुआ होता है, उसे ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। मतलब उस कथन का जो वाक्य कहा जाता है उसके जो संदर्भ होते हैं, जिस जिस संदर्भ जिन जिन संदर्भों में वह कथन कहा जाता है या वाक्य कहा जाता है, तो वहाँ उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। यहाँ किसी शब्द का न होकर के पूरे वाक्य का ही भाव अलग होता है ना। पूरे वाक्य से ही अर्थ सब अलग अलग ग्रहण करते हैं। तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है ना। मतलब उस वाक्य का, उस कथन का अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो कभी श्रोता या पाठक भी अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो इस वजह से जो व्यंजना शब्द शक्ति है वो जिसे अच्छे से समझ में आ जाए या जो उसको उसमें प्रवीण हो जाए, उसका अच्छा सा प्रयोग कर सके, तो विविध आयामी यानी विविध पहलुओं वाले अर्थ अभिव्यक्त कर सकता है। यानी व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ, विविध प्रकार के अर्थ को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। जैसे संध्या हो गई, किसी ने कहा कि संध्या हो गई, है ना। इस वाक्य को एक बार सुनते ही तो लगेगा कि यार अभिधा शब्द शक्ति, क्योंकि एकदम सिंपल है, अभी शाम हो गई, बस संध्या हो गई और क्या है। लेकिन नहीं, इस वाक्य का अर्थ जितने भी व्यक्ति सुनेंगे इस वाक्य को उन सबके लिए अलग अलग अर्थ होगा, है ना। जो भी श्रोता या पाठक पढ़ेंगे या सुनेंगे उनके लिए अलग अलग अर्थ होगा, है ना। अलग अलग अर्थ वो निकाल सकते हैं। जैसे चरवाहे के लिए अर्थ होगा, इस वाक्य का अर्थ चरवाहे के लिए घर लौटने का समय है। जो चरवाहा है जो अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल में गया है, तो जैसे संध्या हो गई है, संध्या देखते ही या किसी के कहते ही वो सोचेगा कि मुझे घर जाना है। ऐसे ही पुजारी सुनेगा या पुजारी देखेगा तो उसके लिए पूजन वंदन का समय हो गया है। आई बात समझ में। कोई बाहर घूम रहे हैं, लड़कियां हैं या स्टूडेंट्स हैं या कोई भी बाहर घूम रहे हैं या कहीं पे भी गए हैं, तो वो सोचेंगे अब हमें घर जाना है। हो सकता है किसी के लिए पिक्चर जाने का समय हो गया हो, है ना, किसी के लिए शाम के भ्रमण का समय हो गया हो। तो इस तरह से सबके लिए ये वाक्य तो साधारण लग रहा है, लेकिन इसके अर्थ जितने भी व्यक्ति सुनेंगे उन सबके लिए अलग अलग अर्थ अलग अलग संदर्भ में लग रहा है। इसलिए ये व्यंजना शब्द शक्ति है। जैसे किसी ने कहा वो सुबह 8 बज गए, 8 बज गए, इसका मतलब है बच्चों को स्कूल जाने का समय हो गया, अभी जल्दी जल्दी भागो, है ना। ऑफिस जाने वालों को भी अगर 8 बजे का समय तो वो भी जल्दी जल्दी निकलेंगे। घर के महिलाओं को लगेगा कि भाई अब सब घर से गए, तब हमें साफ़ सफाई करनी है ना। सुबह सुबह मंदिर का पुजारी सुनेगा तो उसे पूजा पाठ करना है। रात का चौकीदार जो रात की ड्यूटी दे रहा था उसके लिए कि अब ये उसकी छुट्टी का समय हो गया, अब उसे घर जाना है। तो इस तरह से शब्द वाक्य एकदम साधारण है कि संध्या हो गई या सुबह 8 बज गए, लेकिन उनके अर्थ कई व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो गए। तो यहाँ ये व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है ना। न तो यहाँ साधारण अर्थ लग रहा है, लाक्षणिक अर्थ भी नहीं लग रहा है, और कुछ अन्य ही अर्थ निकल रहा है, तो व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को 2 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है शाब्दिक व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो और शब्द बदल देने से अर्थात पर्याय रख देने से अर्थ बदल जाता हो, वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है? जब व्यंजना या व्यंग्यार्थ शब्द पर निर्भर करता है, और अगर शब्द बदल दें, शब्द की जगह हम पर्यायवाची शब्द रख दें, उसका पर्याय कोई दूसरा समान शब्द, तो अर्थ बदल जाने से
बदल जाता है, इसलिए हम शब्द नहीं बदल सकते, है ना। तो वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है, क्योंकि अभिष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक है। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ वृष भानुजा का अर्थ है राधा और गाय है, वहीं हलधर के भी दो अर्थ हैं, बलराम तथा बैल हैं। अतः यहाँ शब्द का चमत्कार इन शब्दों के पर्याय रख देने से, पर्याय शब्द रख देने पर नहीं रह सकता, है ना। इस शाब्दिक व्यंजना का अन्य उदाहरण, इसलिए मतलब इस उदाहरण को समझ लो आप, चिर जीवो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, कि भाई राधा कृष्ण की जोड़ी के लिए कहा जा रहा है कि ये जोड़ी चिरंजीवी रहे और इनमें प्रेम क्यों न हो गंभीर, क्योंकि कोई एक दूसरे से घटकर नहीं है, न तो वो घटता है न वो घटती है, मतलब को घटी। ये तो वृष भानु की पुत्री है और वे हलधर के वीर है, इसलिए दोनों में गहरा और गंभीर प्रेम होना ही चाहिए। अगर इन शब्दों का पर्याय शब्द रख दिया जाए तो इस अर्थ में जो व्यंजना है वो व्यंजना खत्म हो जाएगी। आई बात समझ में। दूसरा एक और उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस उदाहरण में पानी शब्द के तीन अर्थ है ना, चमक, सम्मान और जल, और इसके पर्याय रख देने पर ये अर्थ नहीं रहेंगे। अगर पानी की जगह जल रख दें तो ये अर्थ निकलेंगे ही नहीं, पानी के ही अर्थ है। पानी जो शब्द है मोती के संदर्भ में उसका अर्थ है चमक, मानुष के संदर्भ में उसका अर्थ है सम्मान, और चून यानी आटे के संदर्भ में उसका अर्थ है जल। यानी मोती की चमक चली जाए, मोती का पानी उतर गया तो वो मोती बेकार है। मनुष्य का पानी उतर जाए, उसका सम्मान खत्म हो जाए तो उसका जीवन बेकार है। और चून, अगर आटे में जल न हो तो वो आटा किस काम का, है ना। तो इसलिए उसके पर्याय रख देने पर वे अर्थ नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ शाब्दिक व्यंजना मतलब शब्द में ही निहित होती है वह व्यंजना, और वही शब्द होना आवश्यक है। दूसरा भेद है आर्थी व्यंजना। तो जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर करती है, मतलब अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है। वक्ता जो बात कहना चाह रहा, अभीष्ट माने वक्ता जो कहना चाह रहा, उसका जो इच्छित अर्थ है वह इच्छित अर्थ ज्ञात हो जाता है शब्द बदल देने पर भी, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है, क्योंकि वहाँ व्यंजना अर्थ में छिपी होती है। आर्थी व्यंजना में बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल, कंठस्वर आदि का बोध कराती है। जो आर्थी व्यंजना होती है वह इन सब का बोध कराती है। जैसे सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन वे जात अजो वहे, वाह यमुना के तीर। सघन कुंज, और उस वहाँ उन कुंजों की सुखद छाया, सुख देने वाली छाया, शीतल मंद बहता हुआ समीर यानी हवा, वही मन बार बार चला जाता है यमुना के किनारे ये सघन कुंजों में, और जहाँ छाया मिलती थी इतनी सुखद और शीतल, वही मन चला जाता है। इसमें गोपिका कृष्ण के साथ बिताए हुए यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही है ना। जो बातें वह कहना चाहती है, हृदय के जिन भावों का प्रवाह वह व्यक्त करना चाहती है, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो गया है। यहाँ मतलब शब्द हट भी जाएं लेकिन जो अर्थ है उसके जो भाव है वो सब यहाँ व्यक्त हो रहे हैं, इसलिए ये आर्थी व्यंजना का उदाहरण है ना। ऐसे एक उदाहरण है, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, जब जब पनघट जाऊं सखी, जब जब पनघट जाऊं सखीरी, वाह जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती है इन नैनन के नीर, है ना। तो यहाँ पर भी वही कह रही है नायिका कि जब जब पनघट पर जाती हूँ या यमुना के तीर पर जाती हूँ, किनारे जाती हूँ, तो मेरे नेत्रों से इतना नीर बहता है जैसे यमुना उन्हीं से भर भर के उमड़ करके चल रही है, उमड़ करके बह रही है। मतलब मेरे ही नेत्रों के नीर से यमुना भर जाती है और फिर वो उमड़ करके आगे बढ़ जाती है ना। तो यहाँ कितनी सुंदर व्यंजना की गई है, समझ में आई? व्यंजना शब्द शक्ति समझ में आई? तो अब शब्द शक्तियों की तुलनात्मक तालिका, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। अभिधा से मुख्यार्थ, है ना। अभिधा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ मुख्यार्थ लगता है, सर्वविदित सरलार्थ, और इसका उदाहरण है तुम्हारा पुत्र मूर्ख है। जैसे तुम्हारा पुत्र मूर्ख है तो बिल्कुल सिंपल बात है कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख है। फिर लक्षणा शब्द शक्ति, तो उसका जो अर्थ होता है वह लक्ष्यार्थ कहलाता है और शब्द लक्षक कहलाता है। रूढ़ या प्रयोजनार्थ, है ना, या तो रूढ़ लक्षण होती है या प्रयोजनवती लक्षण होती है। और इसका एक उदाहरण जैसे तुम्हारा पुत्र गधा है, तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, यह अभिधा शब्द शक्ति होगी। तुम्हारा पुत्र गधा है तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और व्यंजना, व्यंग्यार्थ, संदर्भ के अनुसार व्यंग्यार्थ होता है, उसका जो अर्थ होता है उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। और संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत अर्थ, संदर्भ के अनुसार सबका अलग अलग अर्थ होता है। अभिप्रेत मतलब जिसके जहाँ जो उचित हो वह अर्थ ग्रहण करता है। अब उदाहरण देखो, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है ना। तो तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, अगर वह मूर्ख है तो भी उस पर व्यंग्य किया जा रहा है कि वह तो बृहस्पति का अवतार है, मतलब बहुत ही बुद्धिमान है ना। तो यहाँ व्यंग्यार्थ यहाँ ये है,
तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, तुम्हारा पुत्र गधा है, और तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। या तो वह बहुत बुद्धिमान है या वह फिर मूर्ख है। तो इस तरह से यहाँ व्यंजना हो रही है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अभ्यास प्रश्न भी कर ही लेते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा न करें हम, सिंपल ही है। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है, कौन सा कहलाता है? व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ या भावार्थ। अभिधा शब्द शक्ति से वह होगा वाच्यार्थ कहलाता है ना। अभिधा शब्द शक्ति जो जहाँ जिसमें होती है वह शब्द वाचा कहलाता है और उसका अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। लक्षणा पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है, किससे? अभिधा से, व्यंजना से, लक्षणा से या लक्षणा और व्यंजना से। बताइए आप, लक्षणा पर आधारित अर्थ किससे प्राप्त होता है? लक्षणा से होगा इसका सही जवाब, लक्षणा से। तीसरा प्रश्न है, परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है, व्यंग्य से, सरलार्थ से, लक्षण से, संकेत से। परंपरागत रूढ़ अर्थ, ये लक्षणा का ही भेद था ना, रूढ़ी लक्षणा और रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनोक्ति लक्षणा, तो ये लक्षण से व्यंजित होता है। ठीक है, नीचे जवाब दिए हुए भी हैं, बै से और बै। अब चौथा प्रश्न, अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर बताइए। तो अभिधा शब्द शक्ति कहाँ होती है? जहाँ शब्दों का या वाक्य का एकदम सरल सांकेतिक अर्थ, मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ व्यक्त होता है, बोध होता है, वही अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है या गाय घास चर रही है, और इनके यही अर्थ हैं, कोई नया अर्थ नहीं है, कोई छुपा हुआ अर्थ नहीं है, कोई और भाव नहीं है। इसलिए अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ मुख्य अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ न लग करके कोई दूसरा ही अर्थ लगता है, चाहे प्रयोजन से चाहे रूढ़ी से, है ना, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे रमेश तो गधा है, या सुमित्रा की बहू तो बिल्कुल गाय है, या लाला लाजपत राय शेर हैं, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति हुई। आई बात समझ में। तीसरा है, हाँ ये तो था अभिधा और लक्षणा में अंतर। तो मतलब लक्षणा में और अभिधा में अंतर यह हो कि अभिधा शब्द शक्ति में लोक प्रचलित अर्थ लगता है और लक्षणा शब्द शक्ति में लाक्षणिक अर्थ लगता है। और दोनों उदाहरणों के द्वारा आप आराम से स्पष्ट कर दीजिए अंतर को, है ना। ऊपर ये जो लिखी हुई सारणी अभी हमने जस्ट पढ़ी है, तुलनात्मक तालिका, वो अंतर ही है एक तरह से। अभिधा में मुख्यार्थ, लक्षणा का लक्ष्यार्थ, सर्वविदित सरलार्थ और रूढ़ या प्रयोजनार्थ। और तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, तुम्हारा पुत्र गधा है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ एवं उदाहरण बताइए। अभी हम पढ़ चुके हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ होती है? जहाँ वाक्य तो साधारण ही होता है लेकिन उसका अर्थ हर पाठक और श्रोता के लिए अलग अलग होता है ना। वाक्य तो साधारण ही होता है, एक नज़र में या एक दृष्टि में हमें लगता है कि ये तो अभिधा शब्द शक्ति, लेकिन नहीं, उसके जो भाव होते हैं, उसमें जो छुपा हुआ अर्थ होता है या व्यंजना होती है, वह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जो भी सुनता है वह अपने लिए अलग अलग अर्थ ग्रहण करता है और इससे जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं और यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अभी उदाहरण दिए, जैसे किसी ने कहा 8 बज गए, सुबह के समय कहा 8 बज गए, या शाम को कहा संध्या हो गई, तो सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ होंगे, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति हुई। ठीक है, छठा प्रश्न है, शाब्दिक व्यंजना एवं आर्थी व्यंजना में अंतर स्पष्ट कीजिए। शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है? शब्द में निहित होती है। अगर उस शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रख दें तो शाब्दिक व्यंजना समाप्त हो जाती है। अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए वही शब्द आवश्यक होता है। और आर्थी व्यंजना में अर्थ शब्द बदल भी जाए तो भी अर्थ चूंकि वही रहता है, इसलिए वहाँ शब्द बदल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। और अभी हमने दोनों उदाहरण देखेंगे, शाब्दिक व्यंजना के भी और आर्थी व्यंजना के भी। आर्थी व्यंजना का एक उदाहरण और हो सकता है, सरल सा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, है ना। तो ये पुरुष प्रधान समाज में एक अबला की, स्त्री की जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, उसका भान कराती है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, है ना। आई बात समझ में। उसके मातृ रूप का को यहाँ व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब 7वां प्रश्न है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्तियों की परिभाषा, विशेषताएं विस्तार से लिखते हुए 3 उदाहरण लिखिए। ढेरों उदाहरण आपके इस पाठ्य पुस्तक में ही है। अभी हमने जो वीडियो पढ़ा है, तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों की परिभाषा दीजिए, उनकी विशेषताएं बताइए और उनके उदाहरण भी दीजिए। संक्षेप में मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि अभिधा शब्द शक्ति ऐसे वाक्य जिनका शाब्दिक अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ और भावार्थ सबके लिए समान होता है ना। आप किसी से भी पूछो, लोक प्रचलित यानी सभी के लिए वही अर्थ प्रचलित है। और लक्षणा में वाक्य का साधारण अर्थ जो होता है या लोक प्रचलित अर्थ होता है वह अलग होता है और भावार्थ अलग होता है। यानी लक्षणा शब्द शक्ति में वाक्य का साधारण अर्थ नहीं लगता,
लाक्षणिक अर्थ लगता है तो वहाँ साधारण अर्थ और भावार्थ अलग अलग होता है। और व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति जो होती है वह केवल अर्थ का संकेत देती है, बाकी अर्थ श्रोता या पाठक अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अलग अलग लगाते हैं। आई बात समझ में। अभिधा शब्द शक्ति लोक प्रचलित अर्थ, लक्षणा शब्द शक्ति लाक्षणिक अर्थ और व्यंजना शब्द शक्ति यानी व्यंग्यार्थ, कुछ छुपा हुआ अर्थ जो व्यक्ति सुनता है उसके लिए वह अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, तीनों शब्द शक्तियाँ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। प्रश्न भी हमने हल कर लिए हैं। वीडियो अवश्य समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी अवश्य टच कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।